जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए हिंदी की क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम हिंदी को समझेंगे, हिंदी का इतिहास समझेंगे, हिंदी को कितने भाग में पढ़ेंगे हम, और इसकी व्याकरण क्या होती है, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, मूल भाषा क्या है, इन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी का। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी को समझने के पहले हम क्या देखें कि भाई हिंदी बनी कैसे। डायरेक्ट हम हिंदी पर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि हिंदी बनी कैसे है, हिंदी कैसे बनी। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमको किसको समझना पड़ेगा, भाषा को। किसको समझना पड़ेगा, भाषा को। ये भाषा होती क्या है, भाषा किससे मिलकर बनी है, पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो क्या बताएंगे कि जो भाषा है, भाषा भास धातु से मिलकर बनी है। भाषा किससे मिलकर बनी है, तो क्या बताएंगे आप कि जो भाषा होती है वो भास धातु से मिलकर बनी है। भास धातु का मतलब होता है विचार प्रकट करना। इसका मतलब क्या होता है, विचार प्रकट करना। ठीक है, विचार प्रकट करना। यदि हम अब देखें कि जो भास है ये कौन सी इकाई होती है, तो क्या बताओगे कि जो भाषा का जो धातु है वो क्या है, भास। भाषा किस धातु से मिलकर बनी, तो बताना भास धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना। और जो भास होता है ये कौन सी इकाई है भाषा की, तो क्या बताओगे, यह आध्वन्यात्मक इकाई होती है। ये कौन सी इकाई होती है, आध्वन्यात्मक इकाई होती है। आध्वन्यात्मक इकाई से मतलब है आ से हम उच्चारण करते हैं किसका, नहीं का, और ध्वन्यात्मक का जो मीनिंग निकालेंगे हम वो क्या होती है, ध्वनि। ध्वनि बोले तो क्या, आवाज़। ध्वनि क्या, आवाज़। मतलब है कि जिन विचारों में ध्वनि नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोलेंगे, भाषा कह लेंगे, या उसे क्या कहेंगे हम, आध्वन्यात्मक इकाई कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम क्या बनाएंगे कि भाई भाषा की परिभाषा क्या होती है ना। अब हमने क्या देखा कि ये तो क्या है, एक ध्वनि, एक आवाज़ होती है और जो नहीं होती। ठीक, हमने क्या देखा कि आध्वन्यात्मक इकाई वह इकाई होती है जिसमें ध्वनि आवाज़ नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम, आध्वन्यात्मक इकाई कहते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या बनाएंगे कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक जिस साधन का प्रयोग करके आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो क्या बना मित्रों, तो कहना कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, एक या एक से अधिक लोगों तक जिस साधन या माध्यम के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे क्या बताएंगे हम, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें भाषा की विशेषता क्या होती है। भाषा की विशेषता क्या होती है, तो भाषा की विशेषता क्या है, तो क्या बताएंगे हम, तो भैया इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषता क्या है कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, तो क्या बताना, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बताएंगे, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। नंबर 3 क्या बताएंगे, इसका ये क्या है, मानक रूप है। भाषा का ये क्या है, एक मानक रूप है। नंबर 4 क्या बताएंगे कि भाई इसका परिवर्तनशील होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, तो क्या बताएंगे, भाषा एक परिवर्तनशील होती है ना। अगला क्या बताएंगे आप कि भाषा परिवर्तनशील हो गई, आपकी मानक रूप हो गया, सामाजिक प्रक्रिया हो गया, अर्जित संपत्ति। फिर बता देंगे आप क्या, ये कठिन से सरल की ओर होती है। ये कहाँ से कहाँ की ओर है, कठिन से सरल की ओर होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अर्जित संपत्ति से मतलब है कि अर्जित संपत्ति में हम क्या है, बोलना सीखते हैं। बोलना सीखना जो होता है हमारा, कि हमको कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये क्या अर्जित संपत्ति, हम किस भी तरीके से बोलना चालू कर सकते हैं, है ना। वो क्या है, अर्जित, हम उसको अर्जित कर सकते हैं। ये क्या है, एक संपत्ति। आप जितना अर्जित करना चाहें उस भाषा को अर्जित
कर सकते हैं। सामाजिक प्रक्रिया क्या बताएंगे, तो कहना सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम समाज में रहकर, किसमें रहकर, समाज में रहकर जिस भाषा को सीखते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्या है, मानक रूप। भाषा का मानक रूप स्थायी है। भाषा का मानक रूप क्या है, स्थायी है। मानक का मतलब होता है कि स्थायी किया गया है। स्थायी से मतलब है जैसे हम आपसे बोलें कि हिंदी में कितने स्वर हैं, तो आपने कहा सर हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वर क्या है, स्थायी किए गए हैं, जो सही माने गए हैं वो कितने हैं, 11 हैं। तो इनका जो स्वरूप होता है वो स्वरूप कैसा है, मानक स्वरूप है। अगला है कि परिवर्तनशील, तो इसका जो स्वरूप अगला क्या है, परिवर्तनशील स्वरूप होता है, मतलब कि हम स्थान के आधार पर भाषा को परिवर्तन कर सकते हैं। हम कोई स्थान पर गांव में जाएंगे, हम गांव की भाषा बोलने लगते हैं, जैसे ही हम कोई शहर में जाएंगे वो शहर की भाषा को हम सीखकर उस शहर की भाषा को बोलने लगते हैं। ये क्या है, परिवर्तनशील होती है। कठिन से सरल, भाषा क्या होती है, भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा कैसी है, कठिन से, हम मतलब जब सीखेंगे इसको पढ़ते हैं तो किस माध्यम से पढ़ते हैं, कठिन से सरल की ओर पढ़ते हैं। तो इसकी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, अगला क्या है कि भाई यदि हमें भाषा को सीखना है तो भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो क्या बताएंगे, जो योग्यता होनी चाहिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि भाई सबसे पहला तो क्या है, जिज्ञासा। सबसे पहला क्या है, जिज्ञासा। नंबर 2 अनुकरण। नंबर 2 क्या होता है, अनुकरण। नंबर 3 क्या होता है, अभ्यास। नंबर 3 क्या है, अभ्यास। ठीक है, तो सीखने के लिए व्यक्ति के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए, क्या बताएंगे, जिज्ञासा। हमें कोई भी भाषा सीखना है, उस भाषा के लिए हमारी क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा से मतलब है कि हमारी रुचि होना चाहिए, हमें बार बार उस भाषा को पढ़ना चाहिए, तो ये क्या है, जिज्ञासा है। नंबर 2 अनुकरण। अनुकरण क्या होता है कि भाई हमें बोलना, मौखिक मतलब कह सकते हैं हम, बोलना, सीखना, लिखना, ये सब क्या है, अनुकरण होता है। अभ्यास क्या होता है, भाषा को सीखने के लिए हमको निरंतर अभ्यास करना होगा या निरंतर उस भाषा की तरफ चलना होगा, तभी हम क्या करते हैं, भाषा को सीख पाते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान और श्री पावस पास है, सिर पर पड़त निशान। ये भी क्या एक अभ्यास ही है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना उस भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, भाषा के बारे में हमने देखा कि भाषा क्या होती है, भाषा के किस धातु से मिलकर बनी है, भाषा की विशेषता क्या होती है, भाषा को सीखने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि भाई यदि हम भाषा का क्रम देखें कि भाषा को क्रम के आधार पर इसका विकास कैसे हुआ है, या भाषा का विकास क्रम क्या है, तो भाषा का जो विकास क्रम होता है उस भाषा के विकास क्रम को क्या कहते हैं, तो बताना, उसको कौशल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कौशल कहते हैं, है ना। इंग्लिश में चले जाएंगे, स्किल कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। अब कौशल क्या, तो क्या कहते हैं हम कि भाई सबसे पहले तो हमने क्या किया, उस चीज़ को, भाषा को कैसे सीखते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, आप सुनते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, करते क्या है, सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, बताइए। तो सबसे पहले यदि हमें भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाषा को सुनते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाषा को सुनते हैं। हम क्या बताएंगे, सुनना। सबसे पहला क्रम क्या है, सुनना। सुनने के बाद क्या है, सुनने के बाद क्या करते हैं हम उसे, पढ़ना। सुनने के बाद क्या है, उसे पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम उसे लिखना। फिर क्या करते हैं, हम उसको लिखते हैं, है ना। सबसे पहले यदि हमको भाषा को सीखना है या भाषा का जो विकास क्रम है, भाषा के विकास क्रम को क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। और कौशल क्या है, सबसे पहले क्या हम बताएंगे, सबसे पहले हमने किसी भाषा को सुना, सुनने के बाद हमने उसे क्या किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने उसे क्या किया, लिखा। ये क्या होता है, भाषा का कौशल क्रम होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, हमने क्या बताया, तो क्या कहेंगे हम कि भाषा का जो विकास क्रम है उसे कौशल कहते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उस भाषा को सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या बताएंगे कि सुनने के बाद हमें उस भाषा को बोलना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और नोट कर लेना यहाँ पर,
सुनना, सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ भाषा को बोलते हैं, बोलना, बोलने के बाद हम उस भाषा को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा हमने, और पढ़ने के बाद हम उस भाषा को क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब हम क्या बताएंगे, लिखना, है ना। तो क्या है, सबसे पहले भाषा को सुना, सुनना, सुनने के बाद हमने क्या किया, उस भाषा को बोलना सीखा कि इसको बोलना कैसा है, बोलना, बोलने के बाद हमने क्या किया, उसको पढ़ा, पढ़ना, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे मैंने आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया, मैं उसको क्या है, जैसे अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। सुनने के बाद जैसे हमने बोला कि भाई हमारे साथ साथ दोहराएं आप, तो हम क्या, आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे, बोलना चालू करेंगे। बोलने के बाद आप क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे। मैंने बोला कि मैंने जो लिखा है आप इसे पढ़ें, आपने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लिखते हैं। तो ये क्या होता है, भाषा का विकास क्रम होता है, और इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। इसी क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, कौशल कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो अब यदि आपसे पूछे भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार क्या क्या हैं, तो क्या बताएंगे, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए ज़रा। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार होते हैं कितने, 3 कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, मौखिक भाषा, एक कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। फिर कौन सी भाषा होती है आपकी, सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है आपकी, जैसे लिखित भाषा। कौन सी भाषा है आपकी, लिखित भाषा। तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा। कितने भाषा के प्रकार, कितने, 3। अब मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके बारे में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, है ना। मौखिक भाषा क्या, विचार, मन में जो विचार रखे हुए हैं और उसे हम सोचते हुए पढ़ रहे हैं, वो क्या है आपका मौखिक भाषा है। सांकेतिक भाषा क्या होती है, इशारों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। और लिखकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलेंगे, लिखित भाषा बोलेंगे। ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन भाषा के प्रकारों में आप बताएंगे कि सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है या सबसे कठिन भाषा कौन सी है। यदि मैंने आपसे पूछा इन प्रकारों में सबसे कठिन भाषा कौन सी है, तो सबसे कठिन भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है। और यदि मैं पूछूं सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, तो सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है। और सरल और कठिन दोनों प्रकार की भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे सरल भाषा कौन सी, तो हम क्या बताएंगे, मौखिक भाषा। सबसे कठिन भाषा कौन सी, क्या बताएंगे, सांकेतिक भाषा। और वह भाषा जो कठिन और सरल दोनों प्रकार की भाषा होती है उसे क्या बताएंगे, लिखित भाषा बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हम रास्ते पर जा रहे होते हैं और हमारे पास सांकेतिक भाषा में कोई निशान दिखाई देता है ना, जैसे कोई निशान दिखाई दिया, एक का मतलब इस तरह मुड़ना है और एक क्या है आपका, इस तरह मुड़ना है, तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी, ये सांकेतिक भाषा है। संकेतों के आधार पर आप जा रहे हैं, वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। और जैसे आप रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं, पीछे से कोई बाइक आती है और उसने क्या किया, आपको हॉर्न मारा, आप क्या करते हैं, साइड हो जाते हैं। साइड कब हुए, जब आपको कोई सार्थक ध्वनि सुनाई दी, जब आपको क्या है, कोई सार्थक ध्वनि सुनाई दी, तब आप वहाँ से साइड हुए। इसका मतलब है कि जब तक आपको कोई सार्थक ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वह कौन सी भाषा मानी जाएगी, सांकेतिक भाषा मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। सांकेतिक भाषा क्या है, आपको एक सार्थक ध्वनि समझ में आई, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, आप सांकेतिक भाषा कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें हिंदी भाषा का इतिहास क्या है। हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, हिंदी भाषा के इतिहास को समझना है सबसे पहले। चलिए भाई, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का क्या है यहाँ पर, इतिहास। चलिए, अब हिंदी भाषा का इतिहास समझने से पहले देखो, सबसे पहली जो प्राचीन भाषा थी वो भाषा कौन सी थी, संस्कृत। पहली प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो संसार की जननी, संसार की जो जननी है, संसार की जो मूल भाषा है, वो कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है ना। सबसे पहले जो भाषा आई वो भाषा कौन सी आई, तो बताना, संस्कृत भाषा आई। और इस भाषा का जो इतिहास है, इस इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन सा है, कहना
ऐतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक बारे में, इसका इतिहास जानेंगे। नंबर अगला क्या है आपका भौगोलिक, इसकी आपको भौगोलिक दृष्टि देखनी पड़ेगी। और फिर क्या है आपका राजनीतिक आधार पर भाषा क्या होती है। ठीक है, हमें क्या देखना है, ऐतिहासिक भाषा क्या मतलब ऐतिहासिक आधार पर क्या, फिर भौगोलिक आधार पर कौन सी भाषा, या राजनीतिक आधार पर कौन सी भाषा। मतलब जो हिंदी भाषा है उसको कितने क्रम में बांटा गया है, 3 क्रम में बांटा गया है, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। चलिए, संसार की जगत जननी किसे कहेंगे हम, संस्कृत को कहते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम जो चालू करेंगे वो क्या करेंगे, इसका ऐतिहासिक काल चालू करेंगे। सबसे पहला सर्वप्रथम क्या है, ऐतिहासिक, इसका ऐतिहासिक वर्णन चालू करेंगे। तो ऐतिहासिक वर्णन जब चालू करें हम, चलिए, तो ऐतिहासिक में हमने सबसे पहले किस भाषा को देखा कि भाई जगत जननी जो भाषा है वो भाषा कौन सी भाषा है, बताया संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा कितने भागों में बटी हुई थी, तो संस्कृत भाषा 2 भागों में बटी थी। एक भाग कौन सा था, तो क्या बताएंगे, एक भाग थी आपका वैदिक भाषा, एक भाषा कौन सी थी, वैदिक भाषा थी। दूसरी भाषा कौन सी थी, तो क्या बताओगे, लौकिक भाषा थी। पहली भाषा वैदिक भाषा, दूसरी भाषा क्या थी, लौकिक भाषा थी। तो वैदिक भाषा किसे कहेंगे हम, तो क्या आंसर क्या होगा हमारा, वह भाषा जिस भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए हैं वो भाषा क्या कहलाएगी, वैदिक भाषा कहलाएगी। ठीक है, जिस भाषा में वेद और उपनिषद दोनों लिखे गए हैं वो भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी, वैदिक भाषा कहलाएगी। कौन सी भाषा, वैदिक भाषा कहलाएगी। और उस समय के लोगों के द्वारा, किस समय के, वैदिक सभ्यता के, उस समय के लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उस भाषा को क्या बोला जाता था, या उस समय की जनता के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग होता था वह भाषा कौन सी कहलाई, लौकिक भाषा कहलाई। ठीक है दोस्तों, वह भाषा कौन सी कहलाई, लौकिक भाषा कहलाई। ठीक, इसके बाद हम देखें लौकिक भाषा आगे किस में बटी, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आप इतिहास से भी संबंधित है। सर्वप्रथम भाषा मूलजननी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कितने भागों में बटी, 2, एक वैदिक भाषा बनी और एक कौन सी भाषा बनी, आपकी लौकिक भाषा बनी। फिर यदि आपसे पूछे कि वैदिक भाषा में लिखे गए ग्रंथों के नाम क्या हैं, तो हम क्या बताएंगे, वेद और उपनिषद हैं। लौकिक भाषा, जिस भाषा उस समय की जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी उस भाषा को क्या कहते थे, लौकिक भाषा कहते थे। और लौकिक भाषा में जिन ग्रंथों का प्रयोग किया गया है या जिन ग्रंथों को लिखा गया है वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे, रामायण है और महाभारत है। उस समय लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों, रामायण है और महाभारत है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं, तो क्या आंसर होएगा हमारा, लौकिक भाषा में लिखे गए हैं। और वेद और उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं, वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भाषा, लौकिक भाषा किस भाषा के अंग हैं, तो ये संस्कृत भाषा के अंग हैं। चलिए, अब यहाँ लौकिक भाषा, लौकिक भाषा के बाद कौन सी भाषा आई, तो क्या बताओगे आप, लौकिक भाषा। हमने क्या देखा सबसे पहले, अभी लौकिक भाषा देखा। लौकिक भाषा के बाद जो भाषा आई वो भाषा कौन सी कहलाई, पाली भाषा कहलाई। उसको क्या कहा, पाली भाषा कहा। जिन भाषा में बौद्ध धर्म आया, जिस भाषा में बौद्ध धर्म आया वो भाषा कौन सी कहलाई, पाली भाषा कहलाई। हमने इतिहास में भी पढ़ा है या इतिहास में भी जाना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनकी भाषा कौन सी थी, तो उनकी भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। और पाली भाषा में इन्होंने पिटक भी, 3 पिटक इनके बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भाई विनय पिटक है, शूद्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है। ये सब किस भाषा में है, पाली भाषा में बने हुए हैं। पाली भाषा के बाद जो भाषा आई वो भाषा कौन सी भाषा कहलाई, तो क्या बताएंगे हम, प्राकृत भाषा कहलाई। वो भाषा कौन सी भाषा कहलाई, प्राकृत भाषा कहलाई। और प्राकृत भाषा में किस धर्म का उदय हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, जैन धर्म का।
है ना। तो जैन धर्म में कौन सी भाषा थी? आंसर क्या बताएंगे हम? प्राकृत भाषा थी। बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। और पाली भाषा किस भाषा से बनी है? लौकिक भाषा से बनी है। प्राकृत भाषा के बाद जो उल्लेख हुआ वो किसका हुआ? अपभ्रंश का हुआ। किसका हुआ? अपभ्रंश का हुआ। अपभ्रंश क्या होते हैं? तो क्या बताएंगे हम? भाषा का बिगड़ना। भाषा का जो स्वरूप है उसका बिगड़ना क्या कहलाया? अपभ्रंश कहलाया। या हम हमारे यहाँ की वातावरण या स्थिति में देखें तो अपभ्रंश क्या है कि भाई जैसे मान के चलो कोई धरातल है, कोई खेत है जो पहले कैसा था? समतल था। उसके बाद उसमें धीरे धीरे क्या बन गए? अपभ्रंश बन गए। तो इसका मतलब है कि ये जो समतल धरातल थी ये धीरे धीरे क्या है? बिगड़ गई। और यही जो अपभ्रंश बने वही आगे चल के हमने देखा कि उनको हमने क्या कहा? अपभ्रंश कहा। कि भाई ऊबड़ खाबड़ जगह जो हुई वो अपभ्रंश कहलाई। वैसे ही जो भाषा चली, यहाँ से कौन सी भाषा चालू हुई? आपकी अपभ्रंश चालू हुआ या अपभ्रंश भाषा चालू हुई। और अपभ्रंश भाषा का ही दूसरा रूप निकल के आया जिसे कहा गया सौर सैनी। जिसे क्या कहा गया? सौर सैनी अपभ्रंश कहा गया। और सौर सैनी जो अपभ्रंश था, सौर सैनी अपभ्रंश से निकल कर आई कौन सी भाषा? तो उस भाषा का नाम क्या है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं? उसका क्या नाम है? हिंदी। ठीक है, आया समझ में? क्या बताएंगे आप कि जगत जननी जो मूल भाषा है, मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा मूल भाषा है। संस्कृत भाषा के दो भाग हुए। कौन कौन से हुए? तो एक हुआ लौकिक भाषा और एक हुआ कौन सी भाषा? वैदिक भाषा। वैदिक भाषा किन्हें कहेंगे? तो हमने क्या देखा? वैदिक भाषा वह भाषा जिसमें वेद और उपनिषद का प्रयोग किया गया है या वेद और उपनिषद लिखे गए हैं, उस भाषा को क्या कहा है? वैदिक भाषा कहा है। और वह भाषा जिस भाषा में रामायण महाभारत लिखी गई है उस भाषा को क्या कहा गया है? तो दोस्तों क्या बता देंगे हम कि उस भाषा को लौकिक भाषा कहा गया है। और लौकिक भाषा से जो भाषा निकल के आई वो भाषा क्या कहलाई? पाली भाषा कहलाई। इस पाली भाषा का कौन सा धर्म बना? तो कहेंगे बौद्ध धर्म बना। फिर पाली भाषा से कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा बनी, जो किस धर्म में प्रयोग में लाई गई? जैन धर्म में लाई गई। प्राकृत भाषा से क्या बने? अपभ्रंश बने। अपभ्रंश क्या होते हैं? तो हमने क्या लिखा कि भाई भाषा का बिगड़ना या शब्दों का बिगड़ना, है ना। भाषा का बिगड़ना या शब्दों का बिगड़ना क्या कहलाया? अपभ्रंश कहलाया। अपभ्रंश से ही दूसरा रूप निकल के आया जो क्या कहलाया? सौर सैनी अपभ्रंश कहलाया। और सौर सैनी अपभ्रंश से जिस भाषा का उदय हुआ वो भाषा कौन सी कहलाई? हिंदी भाषा कहलाई। दोस्तों कौन सी भाषा कहलाई? वो हिंदी भाषा कहलाई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी भाषा का ऐतिहासिक क्रम कि हिंदी भाषा कैसे बनी। अब हम चलते हैं भौगोलिक इतिहास के पास। अब हम किसके पास चलें? हिंदी भाषा का भौगोलिक इतिहास। हाँ, इसमें यदि आपसे पूछे कि हिंदी भाषा किससे बनी, तो यदि तुरंत का पूछे हिंदी भाषा किससे बनी, मतलब वो नज़दीक वाले का पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे? सौर सैनी अपभ्रंश से बनी है। किससे बनी है? सौर सैनी अपभ्रंश से बनी है। और यदि आपसे आंसर क्वेश्चन पूछता है कि जो हिंदी भाषा है वो किस मूल भाषा से बनी है, तो आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा से मिलकर बनी है। दोस्तों दोनों चीज़ें याद रखना। मूल भाषा का जब क्वेश्चन आएगा तो हम हिंदी में संस्कृत में टिक लगाएंगे कि हिंदी भाषा किस मूल भाषा से बनी है? संस्कृत से मिलकर बनी है। और किस अपभ्रंश से मिलकर बनी है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से बनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम भौगोलिक इतिहास देखें। तो हिंदी का जो भौगोलिक इतिहास है, हिंदी कहाँ बोली जाएगी? तो क्या बताते हैं कि हिंदी का जो भौगोलिक इतिहास है, हिंदी हमारे भारत के मध्य भाग में बोली जाती है। हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो हिंदी भारत के मध्य भाग के जो क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। और मध्य भाग का क्षेत्र हम कह सकते हैं कि गंगा यमुना के मैदान, कहाँ पर? गंगा यमुना के मैदान तक का जो क्षेत्र कहलाया मध्य भारत या मध्य भाग कहलाया। और यहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग होता है वो भाषा क्या कहलाई?
आपकी हिंदी भाषा कहलाई। वो भाषा क्या कहलाई? हिंदी भाषा कहलाई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम देखिए उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, झारखंड हो गया आपका, है ना। यहाँ चले तो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, बिहार झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। यहाँ जो भाषा है गुजरात हो गया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब लगभग आपके उत्तर पूर्वी वाले एरिया को छोड़ दें हम, उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दें हम, तो बाकी क्षेत्र में किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखें राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास क्या है? तो हम क्या बताएंगे कि राजनेताओं के द्वारा बोले जाने वाली भाषा या संवैधानिक इतिहास, ठीक है। राजनीतिक इतिहास या संवैधानिक इतिहास जो है वो क्या है? तो संवैधानिक में हम सबसे पहले समझें कि संविधान में भाषाओं का वर्णन किस भाग में है। तो दोस्तों भाग क्या बताते हैं हम? 17 भाग में, जो 17वां नंबर का भाग होता है उस भाग में क्या है? भाषाओं का वर्णन है। और संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो अनुसूची नंबर कौन सी बताएंगे आप? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, जिसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो कितनी भाषा का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। इन 22 भाषाओं में से एक भाषा जो है वो भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और इस हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों क्या बताओगे? इस हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसको किसका दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दोनों ध्यान रखना कि भाई संवैधानिक तरीके से या हम राजनीतिक तरीके से देखें तो हिंदी भाषा जो है वो किस संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 17। भाग 17 में सभी भाषाओं का वर्णन है। और अनुसूची कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। और इनमें से एक भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है, जिसे किसका दर्जा प्राप्त है? तो इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम इसको देखें कि देखो भाषा के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि भाई संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक भाषा का वर्णन है। तो भाषा का वर्णन आप चालू कहाँ से करेंगे? 343 से लेकर 351, 351 तक, 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद में किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। सबके अलग अलग भाषाओं का वर्णन है। टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का वर्णन है दोस्तों, जिसमें से एक भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, राजभाषा होती क्या है? राजभाषा किसे कहेंगे हम? तो राजभाषा देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि देखें राजभाषा क्या होती है। तो बताएंगे कि जो राजभाषा होती है उसके लिए सबसे पहले हमें बोली, राजभाषा समझने के लिए सबसे पहले क्या होती है? बोली होती है। बोली किसे कहेंगे? एक सीमित क्षेत्र में जो बोली बोली जा रही है वो बोली कहलाती है। एक सीमित क्षेत्र है, मतलब छोटे रूप में, छोटे विचारों में, छोटे शब्दों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो क्या है? आपकी बोली हो गई। बोली के बाद क्या आती है? आपकी भाषा। क्या आती है? भाषा। तो बोली का जो व्यापक रूप होता है, बोली का जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और भाषा से मिलकर बनी कौन सी भाषा? तो दोस्तों क्या बताते हैं हम? मातृभाषा बनी। मातृभाषा क्या होती है? तो जो हमें माँ के मुख से जो भाषा सिखाई गई या बोली जाती है वो भाषा क्या है? मातृभाषा है। और मातृभाषा के बाद जो भाषा बनी वो भाषा कौन सी बनी? आपकी राज्य भाषा बनी। जो राज्य भाषा है वो भाषा कहाँ पर है? तो जो राज्यों में या राज्य का जो प्रशासन होता है जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो भाषा कौन सी कहलाई? आपकी राजभाषा कहलाई। और राजभाषा का व्यापक रूप ही क्या होता है? राष्ट्रभाषा होता है। जैसे हम कहें तो संपूर्ण भारत में जो भाषा बोली जाती है, संपूर्ण भारत में अधिकांश लोगों के द्वारा या राज्य में जो भाषा बोली जाए वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे यहाँ पर जो भाषा का प्रचलन है वो किस भाषा का है? राजभाषा का है। और राजभाषा कौन सी है? तो हम क्या बताते हैं? हिंदी है।
कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और इस हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो हिंदी भाषा का इतिहास था, उस इतिहास को आपने समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका हिंदी भाषा, हमने हिंदी भाषा में क्या देखा कि हिंदी जो है वो भाषा जो है वो भाषा किससे मिलकर बनी, तो आपने क्या बताया? भाष धातु से मिलकर बनी। भाष धातु क्या होती है दोस्तों? तो क्या बताओगे कि जो भाष धातु है, भाष धातु एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक इकाई से मतलब है कि जिसमें ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता, वो भाषा कौन सी होती है? अध्वन्यात्मक इकाई होती है ना। भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा क्या बताएंगे हम कि एक या एक से अधिक लोगों तक जिस साधन या माध्यम के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा? भाषा की विशेषताएं देखी कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने देखा कि भाई भाषा को कितने भागों में बांटा गया या कितने भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। हमने 3 भाग बनाए। कौन कौन सा देखा? ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। ऐतिहासिक इतिहास में देखा कि भाई भाषा की जो जननी है, जगत जननी जिसे कहते हैं, वो क्या है? संस्कृत भाषा को जगत जननी कहा गया है। और संस्कृत भाषा से ही मिलकर बनी संस्कृत भाषा 2 भागों में बटी। सबसे पहली भाषा कौन सी? वैदिक भाषा। दूसरी भाषा कौन सी? आपकी लौकिक भाषा। लौकिक भाषा और वैदिक भाषा में अंतर क्या? तो हमने क्या सीखा? जो वैदिक भाषा है, वैदिक भाषा में वेद उपनिषदों का वर्णन किया गया है। और आपकी जो लौकिक भाषा है, तो वैदिक सभ्यता के समय या वैदिक भाषा के समय जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा को क्या कहा गया है? लौकिक भाषा कहा गया है। और लौकिक भाषा में जिन ग्रंथों का वर्णन किया गया, वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत का प्रयोग किया है ना। रामायण और महाभारत लिखे गए हैं, या रामायण महाभारत किस भाषा में लिखे गए? तो हम क्या बता देते हैं? लौकिक भाषा का ही रूप है। उसके बाद लौकिक भाषा किस में बटी? तो कहेंगे हम पाली भाषा में। और पाली भाषा से कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा से कौन सा भ्रंश आया? तो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का ही रूप क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश होता है। और सौर सैनी अपभ्रंश से क्या बनी? तो क्या बताएंगे? हिंदी भाषा बनी। ठीक है, हिंदी भाषा। भौगोलिक इतिहास हमने क्या देखा कि भौगोलिक इतिहास जो होता है, ये मध्य भारत या मध्य भाग में जिसका प्रयोग किया जाता है ना। वहाँ पर भौगोलिक इतिहास मध्य भारत, मध्य भाग में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, वो हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। राजनीतिक इतिहास हमने क्या देखा? उसको संवैधानिक रूप से भी देखा कि संवैधानिक रूप में जब हमने देखा कि जो भाषा है, भाषाओं का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो हमने देखा 343 से 351 तक भाषाओं का वर्णन है। किस भाग में भाषा का वर्णन है दोस्तों? बताएंगे भाग 17 में। किस अनुसूची में वर्णन है? तो आप बताना 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, उसी में से एक भाषा हमारी कौन सी है? तो उस भाषा का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि उस भाषा का नाम है हिंदी भाषा, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप राजभाषा क्या है? हमने देखी कि भाई राजभाषा को सीखने से पहले हमने क्या देखा? बोली क्या होती है, भाषा क्या, बोली का व्यापक रूप क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और भाषा जो मातृभाषा है वो क्या? आपके माँ के मुख से जो आपने भाषा सीखी वो मातृभाषा। और राज्य का प्रशासन या राज्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सी भाषा? राजभाषा। संपूर्ण राष्ट्र में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा कौन सी? राष्ट्र भाषा कहलाती है। ठीक है, और हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई आपकी। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा इतिहास हो गया, अब आगे की क्लास में हम देखेंगे व्याकरण क्या है ना। चालू क्या करेंगे हम? व्याकरण को चालू करेंगे कि हिंदी की व्याकरण क्या है, हिंदी की व्याकरण बनी कैसे है, कैसे व्यंजन होते हैं, कैसे स्वर होते हैं, कैसे संयुक्त व्यंजन, ये सब हम किस क्लास में पढ़ेंगे? जब हमारी सेकंड क्लास रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण को। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।